यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। मैं जो ये आपके साथ आज ये छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15 जो कि एमसीक्यूज रिलीज किए हैं, बिट क्वेश्चंस के नाम से हैं। तो मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके पेपर नंबर 15 जो कि फाइनल लेवल का है और पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो मैंने इसमें ऑलरेडी आपका जो था 30 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें हमने एक पार्ट ए के नाम से, एक बिट क्वेश्चन पार्ट ए के नाम से एक क्लास किया था, उसमें किया था। अब मैं 31 से क्वेश्चन से आगे चलता हूँ, जो भी हो सकता है आगे कितना कर सकते हैं। तो दीज आर द इशूड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ स्टडीज द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड दिस इज कर्टसी ऑफ द विजयवाड़ा चैप्टर। तो वी शुड थैंक देम कि उन्होंने ये इतना किया। और आई बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। तो जो मैंने इसकी पार्ट ए की क्लास दी थी, पार्ट ए वाली में कितना किया था, 1 से 30 तक कर दिया था। तो आज मैं 31 से चलूंगा। टोटल 98 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्वेश्चंस में क्या, क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो ऑलरेडी दिए हुए हैं। हमें यहाँ एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस शुरू करना है कि हम कैसे अपनी कॉन्सेप्ट को, हाउ वी कैन इनफैक्ट बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट। तो पेपर का नाम तो ये फिर दोबारा से दिख रहा है। तो अब मैं आपको रियल में क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, कहाँ पे है हमारा क्वेश्चन वो, तो वो देखते हैं कहाँ पे है। अब हम चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 30 तक मैंने करा दिए थे, राइट। जो 31 क्वेश्चन है, 31 नंबर से शुरू करते हैं और इसमें मैं पढ़ना शुरू करता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ से 30 तक हमने पहले कर दी थी, अब 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। ए कंपनी हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 80,000 यूनिट्स एंड प्रेजेंटली सेल्स 20,000 यूनिट एट ₹100 ईच। एक कंपनी की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की 80,000 यूनिट बनाने की है, और वो प्रेजेंटली जो ऑपरेट कर रहे हैं वो 20,000 यूनिट पे ऑपरेट कर रहे हैं, और सेल जो अपनी यूनिट को कर रहे हैं, जो भी वो बनाते हैं, 100 रुपए का एक है। द डिमांड इज सेंसिटिव टू द सेलिंग प्राइस। तो डिमांड इज सेंसिटिव टू द सेलिंग प्राइस मतलब इस केस में डिमांड इलास्टिक है, मतलब प्राइस की इलास्टिसिटी है यहाँ पे। दैट मीन्स कि अगर आप प्राइस को कम करोगे तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह का रिलेशन है। तो ये कह रहे हैं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एवरी रिडक्शन इन 10 रुपीज इन द सेलिंग प्राइस डिमांड इज डबल्ड। मतलब क्या कह रहे हैं कि अभी हम जो प्रेजेंटली कर रहे हैं 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज है। अगर ये कह रहा है कि हम इसको -10 करेंगे, यानी कि हम 90 करेंगे, तो हमारा ये दुगना हो जाएगा, मतलब 40,000 हमारा डिमांड आ जाएगा। अगर हम और 10 रुपए करेंगे, मतलब 80 रुपए करेंगे, तो डिमांड कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, ठीक है। और 80,000 ही हमारी जो है ये वाली कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी है ये 80,000, ठीक है, 80,000 यूनिट्स। तो व्हाट शुड बी द टारगेट एट फुल कैपेसिटी, टारगेट कॉस्ट, बेसिकली टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी। तो जो फुल कैपेसिटी है वो 80,000 है, 80,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इस पे हमें टारगेट कॉस्ट क्या होगी, जबकि प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल 25% रहे, तो ये निकालना है। तो जब मैंने आपको टारगेट कॉस्टिंग के सवाल बताए थे अपनी जो फुल फ्लैश क्लासेस हैं, उसमें मैंने बताया था कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, टारगेट कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। अब देखो ये टारगेट प्रॉफिट मैंने उसमें बताया था कि हमेशा इट इज फिक्स बाय द ऑनर ऑफ द कंपनी, जो कि यहाँ इन्होंने किया हुआ है। एंड सेलिंग प्राइस इज द फिक्स बाय द सम मार्केट इसको फिक्स कर देता है एक तरह से। तो ये 80 जो आ रहा है 80,000 पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसको करूं तो टारगेट कॉस्ट क्या बनेगी आपका, सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, ये बनेगा। अब फुल कैपेसिटी पे मेरा जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपए रखना पड़ेगा, और टारगेट प्रॉफिट कितना है, टारगेट प्रॉफिट है 25% ऑन सेल। तो ये जो सेलिंग प्राइस है इसका 25% ये होगा, यानी कि दिस 80 इंटू 25% कर लो इसका सीधे सीधे। तो दिस कम्स टू 80 माइनस 20, ठीक है। तो आपका टारगेट कॉस्ट कितना आना चाहिए, टारगेट कॉस्ट हो गया आपका इस तरह से 60। तो जो टारगेट कॉस्ट 60 हो गया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया सी। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि आपको टारगेट कॉस्ट जो है एक रेसिडुअल बनता है, कि जो आपको अलाउड करता है अपना प्रॉफिट लेने के बाद सेलिंग प्राइस में से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी हो गया आपका। आगे 32 नंबर में क्या है, इफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 20% with the every doubling of output, what will be the cost of the labor for the 16 unit produced as an approximate percentage of the cost of the first unit produced।
ये देखो सवाल किससे रिलेटेड है, ये लर्निंग कर्व से रिलेटेड सवाल है। तो ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि आपका क्या है, 20% हम जब लेबर कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, आउटपुट डबल करने पे हमारी लेबर कॉस्ट एक तरह से 20% रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली लर्निंग कर्व की कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लर्निंग कर्व की कॉन्सेप्ट क्या है, ये स्पेस यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्पेस यूज कर रहा हूँ। लर्निंग कर्व क्या कहता है कि जैसे हम कोई काम नया करते हैं कोई भी, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, फिर हम जब उसमें थोड़ा थोड़ा और अपना एक्सपर्ट होते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो हमारा टाइम कम आ जाता है, बिकॉज लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, लेबर ट्रेंड होती जाती है। तो लर्निंग कर्व ये मानता है कि जो हमारी, जब हम आउटपुट को क्या करते हैं, आउटपुट को डबल करते हैं तो हमारा टाइम जो होता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है, लेबर टाइम, ठीक है, लेबर टाइम मतलब लेबर टाइम रिड्यूस होगा तो लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस होगी उस परसेंटेज के साथ जिसका हमने लर्निंग कर्व है। मतलब अगर मैं इसको और भाषा में कहूँ कि मेरा मान लो लर्निंग कर्व 80% है, मेरा लर्निंग कर्व मान लो 80% है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब मैं एक यूनिट बनाऊंगा, मान लो इसको बनाने में मुझे 100 घंटे लगते हैं, अगर मैं अपनी आउटपुट डबल कर दूं मतलब मैं 2 यूनिट बनाने लगूं, तो क्या होना चाहिए, 200 घंटे लगने चाहिए, 200 घंटे लगने चाहिए। लेकिन मेरा लर्निंग कर्व रेशियो जो है 80% है, तो ये मेरा टाइम जो है 80% के साथ रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 20% रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स कितने लगेंगे, 160 घंटे लगेंगे 2 यूनिट में प्रोड्यूस अगर करूंगा, यानी कि पर यूनिट कितना लगेगा, 80 घंटा लगेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको चार यूनिट बनाता हूं तो फिर क्या होगा, फिर मेरा जो कितना टाइम लगना चाहिए, 4x100, ठीक, सो 4x100 इनिशियल जो टाइम था। और इसमें लर्निंग कर्व में मैंने कितनी बार आउटपुट डबल की, 1 और 2, तो इसके लर्निंग कर्व को 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 8864, ये आपका 64 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो जो भी ये टाइम आएगा इस तरह से हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप आउटपुट डबल करेंगे अपनी, तो जिस लर्निंग कर्व के साथ आपका रेशियो है उससे आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अब इस केस को समझते हैं। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है 20%, मतलब 20% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है जब हम डबल आउटपुट करते हैं। तो जब मान लीजिए हम पहला यूनिट बना रहे हैं, मान लो हैं, तो ये क्या कह रहा है 16 यूनिट्स के लिए क्या होगी, तो ये देखना। देखिए मान लो मैं कह रहा हूं कि पहला जब मैं बना रहा हूं यूनिट, तो मेरी आपकी जो है, मान लो 100 घंटे लग रहे हैं, मैं 100 ही मान के चलता हूं आसानी के लिए। पहली यूनिट में क्या लग रहा है, 100 घंटे लग रहे हैं। अब लेबर टाइम आपका रिड्यूस होता है कितने से, 20% से। दैट मीन्स आपका लर्निंग कर्व कितना है, 80% का लर्निंग कर्व है। तो जब मैं आउटपुट को डबल करूंगा, अब मैंने आउटपुट कर दी डबल, तो ये कितना आना चाहिए, 2 इंटू 100 इंटू 0.8, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये पूछा 16 यूनिट का, 16th यूनिट का, तो फिर मैं अगर इसको 4 करूंगा तो मेरा कितना आना चाहिए, 4 इंटू 100 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ये आना चाहिए, ठीक है जी। फिर मैं इसको और डबल करूंगा तो यानी कि 8 आ जाएगा। इसमें कितना आना चाहिए फिर मेरा, 8 इंटू 100 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ये आना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं अगर इसको 16 को फिर 60 इसको मतलब और डबल करूंगा तो क्या आएगा, 16 में क्या आना चाहिए, ये आपका आएगा 16 इंटू 100 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, मतलब जितनी बार डबल करेंगे उतनी बार ये करना पड़ेगा। जैसे इसमें कहना है 1 2 3 4, तो 4 बार करेंगे। तो आप अगर देखो आपकी परसेंटेज जो डाउन होगी, ये तो भाई यूनिट उतने से डिवाइड करोगे पर यूनिट। अब मान लो मैं पर यूनिट 16 यूनिट का निकालूंगा, तो आपका क्या आएगा, 16 से डिवाइड करूंगा इसको। तो रियल में क्या हो रहा है, बेसिकली ये लर्निंग कर्व जो है आपका, यही एक तरह से इस परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स अगर मैं कहूं तो अगर ऊपर वाला 100 था, तो आप देखो कि ये आपका नीचे वाला, इनको निकालने के लिए 0.8 ये सॉरी, इसको 4 बार गुणा करेंगे जब, तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा दिस 0.49, ठीक है, 0.49, ठीक है।
सॉरी 0.4096 इस तरह से आएगा। इसको आप अगर वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 को, तो ये कितना आएगा आपका, आएगा 40। तो ये जो हुआ भाई, बाकी चीजें तो ये सब कैंसिल हो जाएंगी। ये 100 तो 100, अगर मैं इसके साथ इसका कंपेयर करूंगा तो आपका टाइम रिड्यूस कितना हो रहा है, 0.4096। ये आपकी परसेंटेज से, इस परसेंटेज से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब लर्निंग कर्व में वही कह रहे हैं कि जब भी आप आउटपुट डबल करते हो, आउटपुट क्या करते हो, डबल करते हो, हैं, आउटपुट करते हो डबल, तो आपका टाइम का रिडक्शन किस तरह से होता है जो परसेंटेज ऑफ लर्निंग कर्व। मतलब जैसे इस केस में 80% आपका लर्निंग कर्व है, या 20% ये अगर टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो 80% से मल्टीप्लाई करते जाओ जितनी बार डबल कर रहे हो। जैसे यहाँ 16 का मतलब कितनी बार डबल करना पड़ेगा, 1 2 1 2 3 4। तो अगर आप 0.8 कितनी बार करेंगे, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ठीक है, तो दिस कम्स टू 4096। तो पहले में कितना था, 100 था, और अगर आप कहोगे तो ये चाहे इसको 40.96% कह लो, है, अगर वैसे करना चाहते हो तो आपका ये इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इसमें सिंपल समझने वाली बात यही है कि जब भी आप डबल करेंगे आउटपुट, आपका लर्निंग कर्व के साथ जो है वो एक टाइम रिड्यूस होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं चलता हूं। 33, a company determine its selling price marking up variable cost 60%। सेलिंग प्राइस अपना कंपनी कैसे निकालती है, जो वेरिएबल कॉस्ट है उस पर 60% का मार्कअप ले लेती है। ऐसे इनका निकालने का तरीका, मतलब ये इस सेंटेंस को अगर मैं पढ़ूं इतने वाले को, तो कंपनी का सेलिंग प्राइस कैसे निकल रहा होगा, कंपनी का सेलिंग प्राइस निकल रहा होगा इसकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस 60% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह से सेलिंग प्राइस आ रहा होगा। ठीक है, इन एडिशन कंपनी यूजेस फ्रीक्वेंट सेलिंग प्राइस मार्क डाउन टू स्टिमुलेट द सेल। कह रहा है एक तो ये सेल प्राइस तो ऐसे निकालते हैं, दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को डाउन करते हैं। ठीक है, मतलब स्टिमुलेट करने के लिए उसको फ्रीक्वेंटली डाउन करते रहते हैं। तो मार्कअप डाउन जो उन्होंने 10% रिड्यूस किया है, वो कह रहे हैं अगर ये अपना 10% डाउन कर रहे हैं सेलिंग प्राइस, तो बताना है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे निकलता है भाई, आपका क्या निकलता है, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो जिसको कह लो, है, तो वो निकलता है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो ना आपको कंट्रीब्यूशन पता है ना आपको सेल पता है, तो कैसे ये इक्वेशन लेकिन पता है, तो इसमें वेरिएबल आपको आर्बिट्री मानने पड़ेंगे। तो देखो अगर मैं ये कहूं कि मैं v को कुछ मान लूं, मान लो मेरी वेरिएबल कॉस्ट इस केस में सपोज आप कहो 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है, 10 रुपए। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10 प्लस 10 इंटू 0.6 या 60%, जो भी कह लो, 60% लिख लो, है, ये आपका 60%, तो ये कितनी होगी, आपका सेलिंग प्राइस हो गया 16 रुपए। लेकिन मार्कडाउन के बाद कितना सेलिंग प्राइस होगा, इसमें मार्कडाउन कितना करोगे, तो सेलिंग प्राइस आफ्टर मार्कडाउन जब हम इस वाली कंडीशन को भी लेंगे तो ये कितना होगा, 16 इंटू 0.9। ठीक है, मतलब 90%, 10% डाउन करूंगा मैं, तो दिस कम्स टू 14.4। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब जब मुझे पता चल गया सेलिंग प्राइस ये मार्कडाउन के बाद है, मार्कडाउन के बाद एमडी लिख दिया मैंने इसको शॉर्ट में, तो अब मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, 14.4 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, तो ये कितना आ गया मेरा 4.4। ठीक है, 4.4 आ गया कंट्रीब्यूशन, और सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 14.4। तो अब ये बस हो गया आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या होता है, यही तो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, है, तो ये आपका हो गया 4.4 डिवाइडेड बाय 14.4। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स टू 0.3056, और से आप कहोगे तो 30.6%।
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इससे। तो ये बहुत सिंपल सवाल था, इसमें जस्ट अब आप कहोगे कि सर ये मैं वेरिएबल कॉस्ट 10 क्यों मानूं, आप जो मन करे वो मान लो, इसको 10 मान लो, 100 मान लो, 50 मान लो, 20 मान लो, बट फॉर इजीनेस आपको या तो इसको 100 मानो या 10 मानो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। इसको दो रुपए मान के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स से अपने आप ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो। अच्छा 34 नंबर का सवाल मैं लेता हूं। बी लिमिटेड हैज अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 lakh and its overall PV ratio is overall PV ratio and margin of safety are 25% and 50% respectively. तो what will be the fixed cost of the company? ठीक है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है। इन्होंने क्या बताया हुआ, केवल प्रॉफिट बताया हुआ। भाई इन्होंने क्या बताया हमें कि प्रॉफिट इनका जो कितना है, प्रॉफिट इनका है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट है। अच्छा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है इनका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है सर इनका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपका 25%, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया है नहीं सॉरी पीवी रेशियो कितना है इनका, पीवी रेशियो इनका कितना है 25%, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है आपका इनका 50%, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 50%। तो ये बताना है फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो देखो मैंने आपको जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो एक्चुअल सेल होती है या सेल जिसको कह लो आप, सेल क्या होती है, ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यही तो होती है भाई। ब्रेक इवन सेल जो होती है उसमें अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जोड़ दो तो आपकी सेल आ जाती है या एक्चुअल सेल आ जाती है। तो ये ब्रेक इवन सेल कैसे निकलती है सर, ये मैंने आपको बताया था, ब्रेक इवन सेल निकलती है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या सीएस रेशियो जो भी कहो। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अब मैं कहूं कि मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, मुझे भाई अल्टीमेटली इस तरह से कुछ इक्वेशन फिट करनी पड़ेगी, तो इस कंपोनेंट को मैं ले लेता हूं। तो मेरा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है सर 1 लाख रुपए, और पीवी रेशियो कितना दिया है 0.25, तो ये कितना है, ये है मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल के टर्म में जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 लाख रुपए आ जाएगी आपकी, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होता है, तो मैंने रख के दिखा दिया आपको इक्वेशन के सामने, तो इससे मेरा क्या निकल गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल गया। अच्छा अब एक बात बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा निकल गया इसमें, अब ये कह रहा है कि ब्रेक इवन सेल जो है, ब्रेक इवन सेल 50% है। भाई ये आपका दिया है ना, ये जो आपका पीवी रेशियो दिया है इसने, तो ब्रेक इवन सेल कैसे निकलेगी, ब्रेक इवन सेल आपकी तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रेक इवन सेल है इसने दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल, ये यहाँ पे ये ब्रेक मतलब आप ब्रेक इवन सेल मत मानो, आप इसको मानो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका ये बता रहा है 50% है, ठीक है। तो यानी कि ये 50% है किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका से होता है, ये सेल का 50% है। तो एक्चुअल सेल कितनी होगी भाई, एक्चुअल सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% है, ये बता रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 50%। तो 50% किसका, सेल का ही तो होता है। तो एक्चुअल सेल कितनी होगी, एक्चुअल सेल जो होगी आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय 0.5 कह दूं मैं, तो एक्चुअल सेल कितनी होगी आपकी 8 लाख रुपए हो गई सीधे सीधे, है भाई 4 लाख डिवाइडेड बाई 0.5 कर दो इसको, तो एक्चुअल सेल आपकी कितनी हो गई 8 लाख रुपए हो गई, ठीक है ओके। अब ये कह रहा है एक्चुअल सेल आपकी 8 लाख रुपए है, तो ब्रेक इवन सेल कैसे निकाल देंगे, तो ब्रेक इवन सेल कितनी होगी आपकी, ब्रेक इवन सेल होगी एक्चुअल सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपने निकाला था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसमें कितना हो गया, ये 8 लाख हो गई, राइट, ये 8 लाख हो गई, ये हो गई आपकी 4 लाख, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल कितनी आ गई आपकी, ब्रेक इवन सेल आ गई आपकी 4 लाख, ठीक है, इस तरह से आ गई। तो अब मुझे क्या निकालना था, मेरा काम था फिक्स कॉस्ट निकालना। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो फिक्स कॉस्ट होती क्या है ब्रेक इवन सेल के टर्म में, जो ब्रेक इवन सेल होती है बेसिकली वो निकलती कैसे, ब्रेक इवन सेल निकलती है आपकी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, जो मैंने यहाँ बताया था आपको। तो ब्रेक इवन सेल आपकी है 4 लाख, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट तो मुझे निकालनी है, पीवी रेशियो दिया हुआ है 0.25, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 1 लाख रुपए आ गई, ठीक है, ये 1 लाख रुपए आ गई। तो आपका ये इस तरह से ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाता है। मतलब मैंने इतना घुमा फिरा के लंबा चौड़ा क्यों बताया, मैंने ये बताया कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि कंपोनेंट किस तरह से ब्रेक हो रहे हैं इनके, ठीक है, कि ब्रेक इवन सेल के साथ क्या रिलेशन है। जैसे ये कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% है, इसका क्या मतलब है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना वो 50% ऑफ क्या है, सेल का है, या एक्चुअल सेल जिसको भी आप कह रहे हो, एक्चुअल सेल में यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको ब्रेकअप करना सीखो, और ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बनना चाहिए कि सर ऐसे ऐसे काम होता है। जब मैं इनको ब्रेक करता चला जाऊंगा ना, तो फिर सवाल को किसी भी तरह से किसी भी एंगल से घुमा लो, कुछ नहीं होने वाला, मैं उसको कर ले जाऊंगा किसी भी हाल में। अच्छा 35 पे मैं चलता हूँ। द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कंपोनेंट एट द कैपेसिटी ऑफ 50,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है, प्राइम कॉस्ट दी हुई है। तो आप लोग जानते हैं प्राइम कॉस्ट क्या होती है। प्राइम कॉस्ट में दो कंपोनेंट होते हैं। प्राइम कॉस्ट में क्या होता है, एक तो लेबर मटेरियल कॉस्ट होती है और एक लेबर कॉस्ट होती है। तो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल ओवरहेड आपके 2.4 दिए हुए हैं, फिक्स ओवरहेड 4 रुपए दिए हैं। इस तरह से आपका प्राइस आता है 16.4 रुपीज आता है, राइट सर। अच्छा, द सेलिंग प्राइस इज 21 रुपीज पर यूनिट। द वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज 60 पैसे पर कंपोनेंट एक्स्ट्रा। तो मतलब क्या है, इन्होंने एसएनडी के जो आपके दिए हुए हैं, जो आपके ये बता रहा है कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं 60 रुपए हैं, 60 पैसे हैं सॉरी, पर कंपोनेंट। तो ये आपका एक तरह से मैं वेरिएबल कॉस्ट इसमें देखो प्राइम कॉस्ट को आप ब्रेक कर लो, यहाँ कर लो कि आपका लेबर कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं आपके, वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं आपके, 2 रुपए 40 पैसे। और ये 60 पैसे एक्स्ट्रा जो है एसएनडी का जो एक्सपेंडिचर है, ये भी तो वेरिएबल है बस, पर कंपोनेंट है ना। तो एसएनडी के ओवरहेड जो मैं अगर कहूं तो ये कितने हैं, ये 60 पैसे हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गए सारे आपके। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर ओनली 10,000 यूनिट कैन बी प्रोड्यूस। अभी ये 50,000 यूनिट पे काम कर रहे थे, उस पे इन्होंने डाटा बताया हुआ था। कह रहे हैं नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है उसमें हम 10,000 यूनिट ही बना पाएंगे और बेच सकेंगे। तो मैनेजमेंट प्लान टू शट डाउन द प्लांट एस्टिमेटिंग दैट द फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस 74,000 रुपए तक ला सकते हैं पर क्वार्टर। कह रहे क्योंकि अब सेल रही नहीं, 10,000 आ गई, तो कह रहा है ये फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ना। अभी फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट कैसी होगी, प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट आपकी होगी 50,000 इंटू 4, यानी कि कितनी, 2 लाख रुपए। अभी आपकी प्रेजेंट कॉस्ट 2 लाख है। तो मैनेजमेंट कह रहा है भाई आप अब इतना तो हो नहीं पा रहा, ये बिक ही नहीं पा रहा, 10,000 ही बिक पाएगा। तो ऐसा है कि हम प्लांट को शट डाउन कर देते हैं। तो हम ये दो जो हमारी 2 लाख कॉस्ट आ रही है, इसको कितना कर लेंगे हम, 74,000 तक ले आएंगे अगर प्लांट बंद कर देते हैं। When the plant is operating, the fixed overhead incurred uniform throughout the year। लेकिन जब हम ये प्लांट चलाते हैं तो आपका क्या है, यूनिफॉर्मली ये आपका कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होती है, जो ये 2 लाख रुपए वाली है। अच्छा, थ्रू आउट द ईयर ये इनकर्ड होती है। एडिशनल कॉस्ट फॉर ऑफ प्लांट शट डाउन फॉर द क्वार्टर आर एस्टिमेटेड 14,000। तो अगर ये बंद करेंगे तो ये वाली कॉस्ट तो रिडक्शन हो जाएगी, लेकिन इसमें एक कॉस्ट का एडिशन भी होगा 14,000 रुपए का। मतलब शट डाउन करने के लिए एक कॉस्ट 14,000 की लगेगी एक क्वार्टर में। तो शट डाउन पॉइंट निकालना है, शट डाउन पॉइंट निकालना है, ठीक है सर। अब शट डाउन पॉइंट कैसे निकालें, ये तो बड़ी गंभीर समस्या आ गई। आप कहोगे ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, सिंपल ये है। शट डाउन में आपका कैसे निकालते हैं हम, कि आपका जो कॉस्ट में एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आप कॉस्ट बचा कितनी पा रहे हैं, आप कॉस्ट बचा कितनी पा रहे हैं, आप जो कॉस्ट बचा पा रहे हैं वो फिक्स कॉस्ट में जो आप बचत कर पा रहे हैं, है ना। ये बेसिकली एक तरह से जो आपका कंट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड सवाल है, कंट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड सवाल है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि पहले तो मेरा ये वेरिएबल कॉस्ट मैंने सारे निकाल लिए। वेरिएबल कॉस्ट जो दिए हुए हैं डायरेक्ट निकाल के लिए, तो ये 13 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है मेरी, ठीक है। अब 13 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, सेलिंग प्राइस 21 रुपए है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर, कंट्रीब्यूशन होगा 21 माइनस 13, दैट्स 8 रुपीज पर यूनिट, 8 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपका 8 रुपीज है, इस पे आपको देखना होगा कि
कहाँ पे मेरा जो है फिक्स कॉस्ट कवर होगी है। तो शटडाउन केस में क्या कर रहे हैं, आप फिक्स कॉस्ट को बचा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं एक तरह से। भाई आप चाहते हैं कि मैं अपनी फिक्स कॉस्ट कम कर लूं क्योंकि मेरा ये पॉइंट ही गड़बड़ हो गया, मेरा तो सेल ही नहीं आ रहा। तो ये पूछना चाह रहा है क्या कि 10,000 पे बंद कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो आप जब फिक्स इस प्लांट को बंद करते हैं तो आप उससे क्या कर पा रहे हैं, आपका फायदा कितना हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के टर्म में कितना, 2 लाख माइनस 74,000। भाई आप 74,000 तो लगाएंगे ना, और वन टाइम कॉस्ट इसको बंद करने की जो आएगी 14,000 रुपए आएगी। ठीक है, यही तो आएगी आपका, ये वाली कॉस्ट आएगी है, ऐसे आएगी। तो सेविंग इन फिक्स कॉस्ट कितनी हुई आपकी तरह से, आपके हिसाब से तो इन दोनों को जोड़िए आप, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 14 4 8 12, तो ये आपका आ जाएगा 1,12,000। ठीक है, यानी कि आपकी 1,12,000 कॉस्ट लगेगी, राइट, 1,012 कॉस्ट लगेगी आपकी, डिस्पाइट आप इसको बंद भी कर दे रहे हैं तो भी है। तो ये सेविंग हो गई। अब आपकी जो ये यूनिट है, एक यूनिट कंट्रीब्यूशन कवर करती है 8 रुपए है, तो मुझे कितनी यूनिट चाहिए। तो शटडाउन पॉइंट निकालने के लिए आपको चाहिए जो आपकी ये फिक्स कॉस्ट है 1,12,000, जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी यूनिट कवर कर पाएंगी। तो 8 यूनिट आपका 8 रुपए एक कंट्रीब्यूशन देती है, एक यूनिट देती है 8 रुपए, तो कितनी यूनिट आएंगी इसको करेंगे तो 14,000 यूनिट, 14,000 यूनिट आएंगी। तो वो कह रहा है कि शट डाउन पॉइंट क्वार्टर कितना होना है, 14,000, मतलब 14,000 पे आपकी अगर सेल आ जाए, या 14,000 रुपए में कह रहा है, बेसिकली रुपीज के टर्म में बता रहा है। तो 14,000 शट डाउन पॉइंट कितना होना चाहिए, 14,000 आपका हो जाना चाहिए इस तरह से, मतलब ये बेसिकली रुपीज में नहीं आएगा, ये यूनिट में आना चाहिए मेरे हिसाब से, गलत कुछ कर रहा है क्या, दिस कम्स टू इन यूनिट, ये रुपीज क्यों लिखा हुआ है, आई डू नॉट नो, इट विल कम इन यूनिट बेसिकली। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कवर करेंगे यूनिट को, तो ये कुछ गलत है एनीवे, बट आपका पॉइंट है 14,000 यूनिट के टर्म में। तो यानी कि अगर आपका 14,000 से नीचे जाता है तो आपको प्लांट को शट डाउन कर देना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग है। तो ये रुपए मुझे लगता है गलत प्रिंट हो गया, लेट इट गो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो इस तरह से आप निकाल देंगे कि आपकी सेविंग कितनी हो रही है और पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है। तो वो उस तरह से आप जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट में आप ब्रेक इवन वगैरह लगाते थे, वो सेम ही चीज है ऑलमोस्ट ये। ठीक है, अगले सवाल पे चलता हूँ 36 नंबर का। ए कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट यूजिंग द कॉमन मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी, कॉमन मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी ये यूज करके बनाते हैं। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, और इनकी जो कॉमन मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी है उसकी कॉस्ट है 60,000। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 30 और 30 एक्स और वाई के लिए, मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन 5 और 15 है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो दी है पर यूनिट के लिए 200 और 200 दी हुई है। अंडर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एबीसी, अंडर द एबीसी, किसके अंदर, एबीसी बोलते हैं इसको, मटेरियल हैंड कॉस्ट टू बी अलोकेट टू द प्रोडक्ट एक्स पर यूनिट वुड बी, कितनी होगी एक्स के लिए। तो भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले हम ढूंढते हैं कॉस्ट ड्राइवर, क्या करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिक करती क्या है, ये करती है ओवरहेड का जो आपका उसका उसको मतलब अपोर्शन करती है, ओवरहेड किस हिसाब से एलोकेट होंगे उसमें जाके एब्जॉर्ब होंगे बेसिकली यूनिट में। तो पहले कॉस्ट ड्राइवर ढूंढते हैं, फिर कॉस्ट पूल बनाते हैं, कॉस्ट पूल बनाते हैं। ठीक है, फिर कॉस्ट पूल में क्या करते हैं, कॉस्ट पूल का रेट ढूंढते हैं, कॉस्ट पूल का रेट ढूंढते हैं, ये 4 स्टेप होते हैं बेसिकली। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं, यही काम करते हैं। तो इसमें देखो आपका जो कॉस्ट ड्राइवर है, कॉस्ट ड्राइव क्या है, मटेरियल मूव, मटेरियल मूव्स कितने हैं, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मटेरियल मूव्स है ये वाला। ठीक है, और ये 60,000 जो है इस पूरे पूल की कॉस्ट, इस पूरी एक्टिविटी की कॉस्ट ये है। ठीक है, ये है। अच्छा, अब क्या करना है, नेक्स्ट काम कॉस्ट पूल का रेट ढूंढना है। तो अगर मैं देखूं इसमें कितने मूव्स हो रहे हैं, 5 मूव्स इसमें हो रहे हैं और 15 मूव्स हो रहे हैं, टोटल मूव्स कितने हुए, 20 मूव्स हुए, और उनके लिए खर्चा कितना आ रहा है, 60,000। तो रेट कितना होगा, 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है भाई, 20 मूव के लिए 60,000 रुपए लग गए। तो आपका क्या हो गया, कॉस्ट पर मूव अगर मैं कहूं इसको,
कॉस्ट पर मूव या कॉस्ट पर मटेरियल मूव क्या होगी, वो होगी आपकी 3000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, 3000 रुपये आ जाएगी। अब फिर हम क्या करेंगे, ये पूछ रहा है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट एक्स की 30 यूनिट बना रहा है और 5 ये 5 मूव ले रहा है, तो 5 मूव की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 मूव की कॉस्ट हो जाएगी 3000 इंटू 5। ठीक है, तो इसमें इतना एब्जॉर्ब कराएंगे, लेकिन ये यूनिट कितनी बना रहा है, 30 यूनिट बना पा रहा है। तो 30 यूनिट बनाने के लिए 5 मूव लग रहे हैं, एक मूव की कॉस्ट है 300 रुपए, 3000 रुपए, सॉरी नॉट 300। तो कितना आएगा साहब, ये आएगा आपका 500 रुपीज। ठीक है, दिस कम्स टू 500 रुपीज। तो पर यूनिट आपका कॉस्ट इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ इधर प्रोसेस बताया कि किस तरह से होता है। ये कॉस्ट ड्राइवर है, ये कॉस्ट पूल है, फिर एक रेट ढूंढ लो, रेट को जिसमें भी वो, अब ये वाई के लिए भी पूछ सकता था, इसमें पूछा नहीं है। तो वाई के लिए क्या होता, देखो अगर ये वाई के लिए पूछ लेता मान लो, तो क्या करते आप, तो आप करते 3000 रुपए तो पर मूव की कॉस्ट है। ये मूव कितने यूज कर रहा है, 15 मूव यूज कर रहा है। ठीक है, और कितनी यूनिट बना रहा है, 30 यूनिट बना रहा है। ठीक है, तो 15 दूनी 30, ये आपका कितनी हो जाती, 1500 रुपए पर यूनिट आती। ठीक है, 1500 रुपए पर यूनिट। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। अभी इसने एक्स के लिए पूछा तो मैंने एक्स तक ही छोड़ दिया, हो सकता है एग्जामिनर साहब इसको वाई कर दें, है तो कुछ लोग जो रट्टा मारते हैं वो तो 500 रुपए लिख के आएंगे, तो वो चीज आपको नहीं करनी है, आपको समझना है होता कैसे है। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ अगले अगले सवाल पे, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, अगले सवाल में क्या है सर, अगले सवाल में है आपका 37 नंबर का, द कंपनी ऑपरेट ए कंपनी ऑपरेट थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम। थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होती है, अब मैंने तो इसके लिए ऊपर पूरी फुल फ्लैज एक डेलिब्रेशन दिया हुआ है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होती है। इसमें केवल आपको ये मानता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, केवल मटेरियल वाली। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, मटेरियल की कॉस्ट जो होती है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है, बाकी सारी कॉस्ट फिक्स होती हैं। द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स पर यूनिट इज एज अंडर, सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, मटेरियल कॉस्ट 20 रुपए है, कन्वर्जन कॉस्ट 15 रुपए है, और बोटल नेक टाइम रिसोर्स जो है 10 मिनट लगते हैं। तो ये पूछ रहा है कि रिटर्न पर आवर निकालना प्रोडक्ट एक्स के लिए। तो मैंने जब आपको कह दिया कि भाई आपका जो मटेरियल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब ये कॉस्ट जो है ये फिक्स होंगी सारी, है ना, ये सब फिक्स है, तो मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, पहले कंट्रीब्यूशन निकालना है पर यूनिट का। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस केस में क्या आ गया, 50 माइनस 20, 30 रुपए पर 30 रुपए पर यूनिट आ गया। ठीक है, 30 रुपए पर यूनिट आ गया, और एक यूनिट कितना टाइम लेती है, 10 मिनट लेती है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर मिनट कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 3 रुपए पर मिनट आ गया, 3 रुपी पर मिनट आ गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है पर आवर, तो पर आवर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं 3 रुपए है मिनट का, तो घंटे का 60 से गुणा कर दो, 180 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आंसर क्या हो गया आपका, 180 रुपए पर आवर आपका रिटर्न आ रहा है। ठीक है, बोटल नेक रिसोर्सेज के साथ पर मिनट का कॉस्ट निकालते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या थी कि कंट्रीब्यूशन निकालते टाइम केवल ध्यान रखना है, केवल मटेरियल कॉस्ट को ही आपको वेरिएबल मानना है, बाकी सारी जो कॉस्ट है वो फिक्स होती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाता है इस केस में। अब मैं चलते हैं अगले सवाल पे। 38 नंबर का सवाल है, द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ द कंपनी एज अंडर। ये इंफॉर्मेशन बताना डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट 3 रुपए 60 पैसे, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इन यूनिट 1600 यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट 1450, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन परचेज ये फेवरेबल है 240 रुपए। ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। अच्छा, ये डाटा दिया हुआ है ये वाला। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज एक्चुअल परचेज प्राइस पर यूनिट। अब ये बेसिकली सवाल तो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लोग समझते हैं बड़ा कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये बहुत ही आसान है। क्यों आसान है कह रहे हो सर आप, ऐसा ये तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। देखो अगर आप इसके वर्ड को पकड़ के बैठ जाओ ना, तो ये बहुत आसान है, और इसमें कोई फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं फॉर्मूला रटने की जरूरत
नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, कह रहे इसमें ही तो सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं, अब इसी को रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा कैसे नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कह रहा है कि मटेरियल का एक प्राइस में वेरिएंस मिला हमें, ठीक है, मटेरियल का प्राइस का वेरिएंस आ गया ऑन परचेज। हमने काम क्या किया, मटेरियल परचेज ने कुछ कहा, परचेज जब हम करने गए, हम क्या करने गए, मैं करने गया परचेज, ठीक है, मैं करने गया परचेज। जब ये एक्टिविटी आप पकड़ लेंगे ना तो आप झट से इसका वेरिएंस निकाल देंगे और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं परचेज करने गया और मुझे क्या हुआ, फेवरेबल मिला, ये मिला फेवरेबल, तो 240 रुपए मुझे क्या मिले, फेवरेबल, मतलब मुझे फायदा हो गया। मुझे क्या हुआ, ये ब्रैकेट में नहीं करता हूं मैं क्या करने गया था, परचेज, और मुझे क्या हुआ, फायदा कितने का, 240 रुपए का। इतनी बात तो इसे समझ में आ रही ना, लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो किसने ये काम किया, परचेज डिपार्टमेंट ने। परचेज वाला क्या करने गया, खरीदने गया, उसको फायदा हो गया। अच्छा फायदा हो गया, ठीक है सर। तो अब बताओ उससे क्या फायदा होगा, स्टैंडर्ड प्राइस जो उसने कभी बजट बनाया होगा अपना, उसने कुछ स्टैंडर्ड प्राइस निकाला होगा कि भाई मैं इतने स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदूंगा, और वो खरीदने गया तो उसको ये सस्ता मिला होगा, उसको तभी तो फायदा हो गया, सस्ता मिला होगा उसको, ठीक है। तो जो उसने स्टैंडर्ड प्राइस सोचा होगा उससे कुछ एक्चुअल प्राइस कम होगा जिसपे वो खरीदा, ठीक है, एक्चुअल प्राइस कम होगा उससे, तभी तो इसको फायदा हो गया। लेकिन ये जब करने गया, इसने परचेज कितना किया, इसने परचेज किया 1600 यूनिट, तो ये जो फायदा हुआ 240 रुपए, तो वो कितनी यूनिट को करने पे हुआ, 1600 यूनिट को करने पे हुआ, ठीक है। जो स्टैंडर्ड प्राइस सोचा था उससे कुछ कम का मिला, भाई तभी तो ये इसको फायदा हुआ होगा ना, स्टैंडर्ड प्राइस से कम का मिला। अच्छा ठीक है, अब ये कितने पे मिला होगा उसको, वो परचेज तो 1600 यूनिट करने गया था, तब ये फायदा हुआ, है ना। अब आप कहोगे सर ये वाला आपने क्यों नहीं लिया, ये वाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट। एक बात बताओ, जब वो आदमी परचेज करने गया था तो उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अलाउड है परचेज में, अलाउड है प्रोडक्शन के लिए, इस बात से क्या मतलब है साहब। वो तो अपना काम करने गया था परचेज का, ये आपको कह रहा है कि परचेज प्राइस में उसको फायदा हुआ है, भाई वो परचेज की बात करने गया था, उसको प्रोडक्शन की बात से क्या मतलब है। तो उसको हो गया फायदा। फायदा कब होगा, जब वो एक्चुअली कुछ कम पैसों का खरीद कर लाया होगा, ये प्राइस इससे कम होगा, फेवरेबल है, ठीक है। तो और उसने क्वांटिटी कितनी, भाई वो करने गया था परचेज, क्योंकि उसका काम यही, मैंने कहा था कि ये परचेज ही करने गया था। तो जब इसके आप वर्डों को पकड़ लेंगे ना तो आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, और बाकी आप अगर रटना है तो आप लिख दीजिए कि एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और वो सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, चाहे रट लो आप, लेकिन मैं आपकी फॉर्मूला यहाँ इसकी लैंग्वेज से बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ आपको दिया हुआ है 3.6, ठीक है, 3.60 माइनस एक्चुअल प्राइस आपको निकालना है, और 1600 यूनिट्स के लिए ये काम हुआ था जिसमें हमें 240 रुपए का प्राइस का फेवरेबल मिला। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा जब आप इसको करेंगे 1600 पे, इसको सॉल्व कीजिए पूरे को। तो मैं ये करता हूँ सॉल्व आपका, ये आपका इन दोनों को मल्टीप्लाइंग करेंगे 1600 इंटू 3.60 माइनस 1600 एक्चुअल प्राइस, ये तो पता निकालना है, और 240 इधर कर लीजिए। तो जब आप इसको करेंगे तो ये चीज इधर ले आइए, तो आपका हो जाएगा 1600 एक्चुअल प्राइस पर यूनिट जो है, और ये आपका हो गया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5760, ठीक है, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का होके आ जाएगा 240, राइट। तो इससे आपका ये आ जाएगा 5520, ये आपका आ जाएगा, और ये 1600 इंटू एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, एक्चुअल प्राइस को मैं पर यूनिट के लिए ले रहा हूँ। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो आएगा पर यूनिट के लिए वो कितना आएगा, 5520 डिवाइडेड बाई 1600, ठीक है, 5520 है ये, दोबारा लिख देता हूँ, 5520 डिवाइडेड बाई 1600। तो इससे आपका निकल के आएगा 3 रुपए 45 पैसे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया सर, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप इस तरह से सीखो, मैं आपसे अनुरोध यही करता हूं कि आप जो है
फॉर्मूले रटने बंद कर दो और रियल में कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओ, जो कि थिंकिंग का है। ये काम जो आपका ये क्यों लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है ना, ये कोई वैसे नहीं लिखा हुआ है। ये डिसीजन मेकिंग क्या है कि जब तक आपने माइंड की रीजनिंग नहीं डेवलप करोगे ना, तो फिर फॉर्मूले रटने का ही काम बचेगा आपको। फॉर्मूले आप रटते रहना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो कि मैं काम नहीं कराता। जो बच्चे फॉर्मूला रटना चाहते हैं वो अपना रट सकते हैं, वो उनके लिए वो फ्री है। बट आई एम नॉट हियर टू कि मैं कहूँ फॉर्मूला रटे। आप इसकी थिंकिंग को समझो, थॉट प्रोसेस को समझो क्या हो रहा है। और रियल में आप अगर कॉस्टिंग कर पाओगे तो इसी से कर पाओगे, फॉर्मूले रट के कोई कॉस्टिंग नहीं होती। चलिए 39 करते हैं। इफ द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 4000 hour, what will be the total time taken to produce to fix 5th to 6th unit when the learning curve is 90%। तो लर्निंग कर्व तो मैं तो समझा चुका हूँ कि जब आप प्रोडक्शन को डबल करोगे अपने, तो आपका टाइम इस फैक्टर के साथ रिड्यूस हो जाएगा। तो आप यहाँ फैक्टर 0.9 मान सकते हैं। कितना ये फैक्टर आपका 0.9। तो ये कह रहा है, लेकिन यहाँ देखना 5 से 8वीं यूनिट के लिए पूछ रहा है आपसे। ये चीज देखना, यहाँ ये आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एक यूनिट की बात कर रहा है या किसी ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए। तो जब आप इसमें देखिए, जब आप पहली यूनिट बनाते हैं, इसी की बात करते हैं। जब मैं पहली यूनिट बनाने जाता हूं तो मेरा क्या होता है, मुझे कितना लगता है, 4000 घंटे लगते हैं। ठीक है, जब मैं 2 यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, जब मैं 2 यूनिट बनाऊंगा और डबल करूंगा तो मुझे कितना लगेगा इसमें, मुझे लगेगा, यहाँ मैं 4000 लिख देता हूं क्योंकि एक कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ेगी। तो 2 इंटू 4000 इंटू लर्निंग कर्व। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, दिस कम्स टू 7200, राइट, दिस कम्स टू 700। जब मैं इसको 4 यूनिट मतलब इसको भी डबल करूंगा, इसको पहले मैंने यहाँ डबल किया फिर इसको डबल किया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4000 इंटू 0.9 इंटू 0.9। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करिए जरा। ये आएगा आपका दिस कम्स टू ये पर यूनिट का आ रहा है बेसिकली। ये जो आ रहा है ना, ये पर यूनिट का आ रहा है। तो ये इसको यहाँ और लिख लेते हैं। ये 4000 पर यूनिट आएगा। फिर आपका ये आएगा आपका ये 3600 पर यूनिट आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3600 आ जाएगा 4000 का। और ये कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3240 अगर पर यूनिट को करेंगे। मतलब इसको जो ये आंसर आया इसको इससे डिवाइड कर देना। तो ये कम्युलेटिवली कितना आएगा, अगर मैं पूरा ही करूंगा तो बिना डिवाइड किए, तो ये आएगा आपका, ये वाला प्राइस जो मैं बता रहा हूँ ये पर यूनिट का है। ठीक है, पर यूनिट करने के लिए जैसे यहाँ 4000 को 1 से डिवाइड करो, यहाँ जो भी आ रहा है उसको आप 2 से डिवाइड करो, सॉरी ये जो टोटल आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करो। फिर ये जो 4 का टोटल आ रहा है, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, ये 12960 आ रहा है। इसको 4 से डिवाइड करो तो पर यूनिट आ जाएगा। अब करना है 4 को डबल करो फिर 8 करो, तो फिर कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4000 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9। जितनी बार मैं डबल करूंगा उतनी बार आपका क्या होगा, ये फैक्टर डालूंगा। तो इससे आपका कम्युलेटिवली कितना आएगा, दिस कम्स टू 23,328। और इसको अगर पर यूनिट करूंगा तो कितना आएगा, पर यूनिट इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2916। ठीक है, 2916। तो ये रिलेशन आप इसमें भी देखेंगे, ये भी 0.9 के फैक्टर से पर यूनिट रिड्यूस हो रहा होगा, और कम्युलेटिव भी 0.9 के फैक्टर से ही रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप देखो, तो 5th to 6th यूनिट बनाने में, तो ये जो मैंने बनाई, यहाँ ये पूछ रहा है 5th to 6th, एक यूनिट को नहीं पूछ रहा, ग्रुप को पूछ रहा है। तो यहाँ बनाने में जो टाइम आपका लगा, यहाँ 4 के बाद कौन कौन सी बनाई होगी, 5, आपने कौन कौन सी बनाई होगी यहाँ पे, 5 to 8 यूनिट बने, 5, 6, 7 और 8 ये यूनिट बनाई होंगी। इसका टाइम ये कम्युलेटिवली ये आ रहा है। तो आप क्या टोटल टाइम अगर देखोगे, 5 से आपको 8 बनाने वाला, आपने ये क्या बनाई है, 1 से 8। ठीक है, ये क्या बनाई है, ये 8 यूनिट का कम्युलेटिव टाइम है। यहाँ पे भाई ये जो आ रहा है कम्युलेटिव टाइम है 8 यूनिट का। ठीक है, तो आपने क्या बनाई, 1 2 3 4 5 इस तरह से बनाए, लेकिन 5 6 7 8 ये वाली।
अब इस पूरे टाइम में ये जो पूरा टाइम है, इसमें किस किस का टाइम है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी, 7 का भी, 8 का है। लेकिन मैं खाली इतना जानना चाहता हूँ, तो मैं पहले जो 4 तक का मैंने निकाला था ये वाला, इसमें से ये माइनस कर दूं ये वाला, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 50, इसको इसमें से माइनस कीजिए, 23,328 माइनस 12,960, तो दिस कम्स टू 10,368। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं ना कि ये 5 से 7वीं तक का पूछ रहा है, तो ये 5 से 7 कैसे, 5 से 8 सॉरी 5 से 8 कैसे निकलेगा कि टोटल जो 8 तक का टाइम है उसमें से 4 वाले अप टू 4 तक का टाइम निकाल दो, तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाता है 10, ये वाला डी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जितनी बार आप डबल करोगे उतनी बार फैक्टर डालोगे, सिंपल सिंपल ऐसा करते चले जाओ। ठीक है, चलो अब मैं 40 नंबर का सवाल लेता हूं। ए कंपनी हैज फोरकास्ट सेल एंड कॉस्ट सेल फॉर द कमिंग ईयर इज 25 lakhs एंड 18 lakh रेस्पेक्टिवली। कंपनी की जो सेल फोरकास्ट है और कॉस्ट ऑफ सेल है वो 25 लाख और 18 लाख रेस्पेक्टिवली है। द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हैज बीन इन्वेंट्री टर्नओवर नॉट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर हैज बीन टेकन एट 9 times per year। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकलता है, आपने ये उसमें पढ़ा होगा जब आप इंटर में होंगे, आप जब इंटर में थे तो आपने इन्वेंट्री टर्नओवर पढ़ा था, ये कैसे निकलता था, जो आपका वो रेशियो एनालिसिस हुआ करता था, एक रेशियो एनालिसिस चैप्टर हुआ करता था जब मैं पढ़ता था तब तो था वो रेशियो एनालिसिस, अभी भी होगा कहीं ना कहीं है। रेशियो एनालिसिस में आप ये सब निकालते थे इन्वेंट्री टर्नओवर कैसा आता है। तो इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता था कि आपका कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री कितनी है, ये होता था आपकी इन्वेंट्री कितनी है, ये रेशियो निकलता था आपका। तो इसको हम कहते थे 9 times है इस केस में। अब ये सेल से मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आएगी इसमें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले ही आपका कितना था, पहले ये 9 था। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, 12 कर दिया, इसको बढ़ा के आपका इन्वेंट्री टर्नओवर जो है इंक्रीज हो गया, 12 टाइम्स हो गया, पहले 9 टाइम्स था, ये वाला रेशियो 9 था, अब 12 कर दिया। तो वर्किंग कैपिटल पे अगर आपका 10% का इंटरेस्ट है तो सेविंग इन कॉस्ट कितनी हो गई, तो सिंपल देख लो 10%। ठीक है, पहले आपका जो बेसिकली जो इन्वेंट्री होगी वो कैसे निकलेगी, इन्वेंट्री आप कह रहे हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो था आपका 9 था, है, अब 12 है, तो पहले कितना होता होगा आपका, इन्वेंट्री कैसे होती होगी, इस 9 से डिवाइड कीजिए तो 18 लाख है ना, ये 18 लाख डिवाइडेड बाई 9 माइनस 18 लाख डिवाइडेड बाई 12 है ना 12, तो ये सेविंग आ जाएगी आपकी। तो दिस ये लैक्स में दी हुई है, तो इसको अगर करेंगे तो ये आपका 2 माइनस ये कितना आ जाएगा, 12 4 1.5 मतलब 1.5, और इसको 10% पे कॉस्ट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा 10% और ये आपका होगा 0.5 लैक्स। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो 50,000 हो गया एक तरह से, ये 50,000 इंटू 10%, तो ये आपका 5,000 रुपए सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो इन्वेंट्री टर्नओवर आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। अब आप इसमें अगर ये फिगर ले लेंगे कॉस्ट फोरकास्ट सेल वाली तो फिर ये गड़बड़ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कितना आ गया, 5,000 रुपए सेविंग इन कॉस्ट आ गई। ठीक है, चलो जी 41 का ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मोस्ट, कह रहा नीचे लिखे ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मोस्ट कौन डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कौन करेगा, मोस्ट डिक्रीज कौन करेगा, मोस्ट डिक्रीज कौन करेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इन चारों में से। अच्छा, तो भाई एक एक इवैल्यूएट करना पड़ेगा, कैसे करूं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या बेसिकली, कंट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अब देखो अब मैं एलिमिनेशन प्रोसेस शुरू करता हूं। देखो इसमें कहीं फिक्स कॉस्ट आ रही है क्या, फिक्स कॉस्ट तो आ नहीं रही, तो ये तो इररिलेवेंट है। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो घटेगा। अब देखिए 15% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं इसको डिक्रीज करूं वेरिएबल कॉस्ट को, अगर वेरिएबल कॉस्ट को मैं डिक्रीज करूं तो क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन घटेगा ना, ये तो बढ़ेगा उल्टा, ये तो बढ़ेगा, ये इधर माइनस में है ना,
भाई ये सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अब मैं इसको कम करता हूं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो तो बढ़ेगा मेरा इस केस में, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये तो इररिलेवेंट है, ये आता ही नहीं इसमें। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इवेल्युएट करता हूँ। भाई अब ये कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोबारा लिख लेता हूँ, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कह रहा है कि अगर मैं सेल को डिक्रीज करूं 15% से, और दूसरे में कह रहा है सेल 15% इंक्रीज करूं वेरिएबल कॉस्ट से, तो इस केस में तो दोनों में ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन घटेगा है भाई। इसको अगर बढ़ाओगे तो ये घटेगा, या इसको घटाओगे तो ये घटेगा। वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप बढ़ाओगे, वेरिएबल कॉस्ट को अगर बढ़ाओगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन घटेगा, या फिर आप सेलिंग प्राइस को घटाओगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन घटेगा। लेकिन ये कह रहा है मोस्ट किससे घटेगा, तो आप हमेशा देखो इसमें कि आपका सेलिंग प्राइस जो है हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा रहेगा, तो इसका एब्सोल्यूट इफेक्ट सेलिंग प्राइस का ज्यादा आएगा। कैसे करके देख लो भाई, मान लो किसी यूनिट का सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट मान लो 40 रुपए है, तो अगर मैं इसको 10% करूं, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन 10% रिड्यूस करता हूं पहले वाले को, ठीक है, तो 90 माइनस 40 तो कितना बचा, ये 50 रुपए। तो अच्छा, और दूसरे केस में क्या करता हूं मैं, इसको बढ़ाता हूं 10% से, तो ये कितना हो गया 44, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका ये आपका हो गया 64 रुपीज, ठीक है, 64 हो गया ना। तो बताओ कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस केस में बढ़ा, भाई दोनों में ही मैंने 10-10% का ड्रॉप करके देखा, इसमें एक बार 10% किया, एक बार इसमें 10% किया, तो इसको बढ़ाया और इसको घटाया, तो देखो किस में फर्क ज्यादा आया, ये बहुत तेजी से ड्रॉप हो गया है ना। तो मेरा कहने का मतलब है ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया, मोस्ट इफेक्ट सेलिंग प्राइस का ज्यादा ही आएगा। आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी ज्यादा होगी तो सेम परसेंट रिडक्शन पे इसका ज्यादा इंपैक्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका इस तरह से क्या हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप सीखिए तो आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में। चलो आगे 42 नंबर का सवाल लेते हैं। ए कंपनी हैज टू ज्वाइंट प्रोडक्ट पी एंड वी। ये ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्या चक्कर रहता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट ऐसा होता है कि एक सर्टेन लेवल तक एक कॉस्ट इनकर्ड होती है, उसके बाद क्या होता है, एक स्प्लिट पॉइंट आता है जिसपे इन दोनों की कॉस्ट मान लीजिए अलग अलग हो जाती है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट ये बनाते हैं, मान लो एक पी बनाते हैं और एक वी बनाते हैं। इन एयर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बियॉन्ड ए स्प्लिट पॉइंट, जो मैंने कहा ये वाला स्प्लिट पॉइंट है। ज्वाइंट प्रोडक्ट मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, सर्टेन लेवल तक एक कॉस्ट इनकर्ड होती है, उसके बाद वो दोनों प्रोडक्ट जो है अलग अलग हो जाते हैं, उन पे हम कॉस्ट अलोकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट है ये वाली, ये कॉमन कॉस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, जब बियॉन्ड ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट spent were 8,000 and 12,000 rupees for 800 unit of P and 400 unit of V respectively। कह रहा है इस पॉइंट के बियॉन्ड 8,000 रुपया का खर्चा हुआ, 8,000 रुपया का खर्चा हुआ P के लिए, जिसमें कितनी यूनिट बनाई साहब हमने, केवल 800 यूनिट बनाई, केवल 800 यूनिट बनाई। और 12,000 रुपया का खर्चा हुआ किसके लिए, 12,000 रुपए का खर्चा किसके लिए हुआ, ये वी यूनिट के लिए, जिसमें कितनी यूनिट बना पाए हम, 400 यूनिट बना पाए, ठीक है। अच्छा, पी सेल 25 रुपए, पी का जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 25 रुपए है, और वी का सेलिंग प्राइस कितना है, 50 रुपए है। ए सम ऑफ 9,000 ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट वर अलोकेटेड टू पी। ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है, ये वाली ज्वाइंट कॉस्ट जो है, इसमें कह रहा कि 9,000 को हमने ज्वाइंट कॉस्ट को पी पे अलोकेट कर दिया, इस वाली यूनिट पे हमने कितना अलोकेट कर दिया ज्वाइंट कॉस्ट को कितना अलोकेट किया, 9,000 रुपए अलोकेट किया हमने। ऑन द नेट रियलाइजेशन मेथड, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नेट रियलाइजेशन मेथड क्या होता है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी होगी, मतलब ये 9,000 तो इसको एलोकेट कर दी हमने, तो ये कह रहा है ये टोटल कितनी होगी। तो नेट रियलाइजेशन मेथड क्या होता है, नेट रियलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो आपका सेल रिवेन्यू आया, जैसे 25 रुपए पर यूनिट ये आया, और इनकी जो आइडेंटिफिएबल कॉस्ट है उसमें से सेलिंग प्राइस में से अगर वो हम घटा दें, मतलब सेल में से अगर वो घटा दें, तो जो बचेगा वो एनआरवी बचेगा, नेट रियलाइज बचेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे ये प्रोडक्ट पी है और ये प्रोडक्ट वी है, ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन्होंने दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका जो दिया हुआ है वो है 25 रुपए और 50 रुपए, यही तो दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। और इन्होंने ये तो आपका हो गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और आपकी यूनिट कितनी है, यूनिट इन्होंने जो बनाई है कितनी है 800, इसकी कितनी बनाई 800 और इसकी कितनी बनाई है 400, यही तो बनाई है जी। ठीक है, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी होगी, टोटल सेल कितनी होगी, ये आपका आ जाएगा 20,000 और ये आपका आ जाएगा अगेन 20,000। ठीक है, अच्छा अब इसमें से कॉस्ट कितनी कितनी हो गई है, इस सवाल को मैं यहाँ लिख लेता हूं। तो आपका ये पी का और ये वी का, ये 20,000 आपका आ गया सेल और ये भी 20,000 है। ठीक है, इसमें आपकी जो आइडेंटिफिकेबल कॉस्ट है फर्दर वाली है ना, तो जो कॉस्ट आपने आफ्टर स्प्लिट पॉइंट लगाई है वो क्या है, वो आपका है 8,000 और 12,000, ये तो 8,000 और 12,000। ठीक है, तो इसको अगर निकाल देंगे इसमें से तो ये आपकी एनआरवी आ जाएगी, एनआरवी कितनी आ जाएगी 12,000 और इसकी कितनी आ जाएगी 8,000। कह रहा है कि इसके बेसिस पे जो ये एनआरवी थी ना, ये ज्वाइंट कॉस्ट जो इनकर्ड की थी 9,000 है ना, सॉरी जो भी ज्वाइंट कॉस्ट हमने इनकर्ड की होगी उसमें से 9,000 इस बेसिस पे जो इनकी एनआरवी आई उसके बेसिस पे हमने एलोकेट कर दी। तो जिसकी एनआरवी 12,000 है उसको हमने कितनी कर दी 9,000। ठीक है, तो कह रहा टोटल कितनी होगी, भाई टोटल तो है 20,000, टोटल एनआरवी कितनी है, टोटल एनआरवी अगर देखोगे तो कितनी है 20,000 है। ठीक है, टोटल एनआरवी कितनी है 20,000 है। अब जिसकी एनआरवी ऑफ अगर मैं कहूं पी की कितनी एनआरवी थी 12,000, तो 12,000 पे आपने कितनी एलोकेट की 9,000, तो टोटल कितनी होगी, तो टोटल आपकी होगी 9,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 20,000। सिंपल एक फॉर्मूला बन जाएगा भाई। 9,000 जिसकी एनआरवी थी उस पे आपने सॉरी जिसकी 12,000 एनआरवी थी उस पे आपने कितनी 9,000 एलोकेट की, तो टोटल 20,000 पे कितनी करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 3 3 3 अच्छा 3 3 3 चौक 12। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो इस बेसिस पे आपको जस्ट एक रेशियो निकाल के इसको टोटल कॉस्ट को आप निकाल सकते हैं, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट को, ये जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 43 नंबर का सवाल है, ए कंपनी इज टू मार्केट ए न्यू प्रोडक्ट, कंपनी को एक नया प्रोडक्ट को मार्केट करना है। ठीक है, अच्छा इट कैन प्रोड्यूस अप टू 1,50,000 यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड कॉस्ट डाटा। कह रहा है ये जो है कंपनी एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहती है, मार्केट में उतारना चाहती है, ये कह रहा है 15,000 यूनिट तक तो ये बना सकते हैं, 1,50,000 यूनिट बना सकते हैं, लेकिन इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर इस तरह का है कि अगर ये 75,000 यूनिट तक जाते हैं तो इनकी फिक्स कॉस्ट 8,000 रुपये 8 लाख रहती है और वेरिएबल कॉस्ट 60% रहती है। लेकिन जैसे ये एक 75,000 यूनिट से ऊपर प्रोड्यूस करते हैं तो इनकी ये कॉस्ट बढ़ जाती है, फिक्स कॉस्ट 12 लाख हो जाती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में रिडक्शन आता है, 50% रह जाती है। सेल प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी 25 रुपीज। तो आपका जो ये सेल प्राइस है, भाई सेल प्राइस दिया हुआ है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी इस केस में, अगर मैं देखूं इस केस में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, आपका सेल प्राइस है 25 और ये 60 है, तो सेल प्राइस आपका हो गया 25, तो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी 60%, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 15 है ना। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 15% हो गई। ठीक है, 60% अगर करेंगे तो यानी कि कंट्रीब्यूशन इस केस में कितना आ रहा होगा 25 माइनस 15 10 रुपए आ रहा होगा। और इस केस में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, वेरिएबल कॉस्ट आएगी 12.5, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 12.5। ठीक है, 12.5 हो गया। तो कह रहा है कि कंपनी को ब्रेक इवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आप अगर देखो तो इसमें आप देखो कि अप टू अगर ये इतनी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, इतनी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन कितना कवर कर पाएंगे। भाई 10 रुपए एक यूनिट देती है, 75,000 यूनिट बनाओगे तो 75,000 इंटू 10 यानी कि 7,50,000, 7,50,000 का ये कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो क्या ये क्या
कवर कर पाएगा फिक्स कॉस्ट को? नो। तो यहाँ ब्रेक इवन बनेगा? नहीं बनेगा भाई, ये तो कम रह गया ना, फिक्स कॉस्ट को नहीं कवर कर पाया। अच्छा, अगर ये इससे ऊपर जाते हैं, अगर ये 75,000 से ऊपर जाते हैं तो इनकी फिक्स कॉस्ट तुरंत बढ़ती है। कितनी बढ़ती है सर? इनकी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है 4 लाख, तो ये बढ़ती है मतलब फिक्स कॉस्ट 12 लाख हो जाती है, राइट। अब ये बताओ कि ये जो 75,000 तक बनाएंगे वो कितना कंट्रीब्यूशन दे देगी? 7,50,000। तो 50,000 तो यहाँ कमी पड़ गई इनकी, राइट। और जैसे इन्होंने लेवल स्विच किया, जैसे ही लेवल स्विच किया तो इनकी ये 4 लाख की कॉस्ट और बढ़ गई, 4 लाख की कॉस्ट और बढ़ गई, ठीक है, 4 लाख की कॉस्ट और बढ़ गई। तो यानी कि जब ये लेवल स्विच करते हैं तो इनकी फिक्स कॉस्ट में कितना टोटल चेंज, मतलब 4 लाख का तो चेंज इस लेवल की वजह से आ रहा है और 50,000 का पहले डेफिसिट चल रहा था। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? अगर ये आगे बढ़ते हैं तो 4,50,000 इनको और कवर करनी पड़ेगी ब्रेक इवन पे। भाई इस पे तो ब्रेक इवन आ नहीं रहा, तो यूनिट जैसी बढ़ाएंगे तो फिर ये कॉस्ट और इनकट करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये आगे चलेंगे तो इनकी वेरिएबल कॉस्ट में कमी आएगी जिससे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो ये कंट्रीब्यूशन, ये वाला बाद वाला, इस कॉस्ट को कवर करने के लिए कितनी यूनिट चाहिए? आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये कंट्रीब्यूशन आपका एक यूनिट का 12.50 रुपए है। हमें फर्दर इतना फिक्स कॉस्ट और कवर करना है बिकॉज ऑफ लेवल स्विचिंग, प्लस जो हम नहीं कर पा रहे थे पहले। तो कितनी यूनिट और बनाए मैं? तो मैं बनाऊंगा 4,50,000 जो आपका है डिवाइडेड बाई 12.5। तो इससे कितनी यूनिट आएंगी आपकी? इससे आपकी यूनिट आएंगी सर, ये यूनिट आपकी आ जाएंगी 36,000, ठीक है। इसको आप करेंगे तो इससे आपका आएगा 36,000। तो ब्रेक इवन कहाँ बनेगा? 75,000 प्लस 36,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका कहाँ बनेगा? 75,000 जो आपने ये पहले किया था, इसने जो कंट्रीब्यूशन कवर किया 7,50,000 का, और रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन इन्होंने कवर किया, तो 75,000 प्लस 36,000, तो इससे कितना आएगा? 1,12,000। तो ये आपका ये वाला 1,11,000, नॉट 12,000, 1,11,000। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे है ये भी। अच्छा, 44 नंबर का क्या है? 44 नंबर का आपका कुछ एसएफएम जैसा आपका सवाल है, जो एसएफएम में आप पढ़ते होंगे। अच्छा, फॉलोइंग आर द डिटेल रिलेटेड टू द टू कंपीटिंग कंपनी एल्प्स एंड हिमालय। ये दो का डाटा दिया हुआ है। फॉर द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी ऑफ एल्प्स का जो है 20,000 एनआरवी एनपीवी है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आईआईआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 18% है। ये डाटा सीधा सीधा दिया हुआ है एक कंपनी का। हिमालय के लिए ये डाटा आपको सीधा नहीं दिया हुआ है, इन्होंने हिमालय के लिए बताया कि जो आपका कैश फ्लो है इस तरह से आता है। ये कैश फ्लो इन्होंने बताया कि हिमालय कंपनी का कैश फ्लो इस तरह से आता है, और उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 15% है। तो ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट कंसर्निंग द एनपीवी एंड आईआर ऑफ द टू प्रोजेक्ट। तो दो प्रोजेक्ट हैं, एक का डाटा इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है, एक का डाटा क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है। दूसरे वाले में करना है। दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है? उन्होंने कैश फ्लो दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है। तो आप देखिए, मैं आपको इस सवाल को कर रहा हूं तो देखो, इसके डाटा में तो कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे इसकी एनपीवी कैसे निकालूंगा मैं? इसकी एनपीवी निकालने के लिए मुझे डिस्काउंट फैक्टर का आपको या तो पीवी टेबल आपको आती हो देखनी, या फिर आप निकालना जानते हो। तो जैसे इसमें ये आपका कैश इनफ्लो कितना हो रहा है? कैश इनफ्लो इसमें हो रहा है 4,50,000 रुपए, सॉरी आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? 4,50,000 रुपए हो रहा है। तो अब 4,50,000, अब 450, नॉट 4,50,000, 450,000 में दिया हुआ है सारी फिगर, मैं गलत बोल रहा हूँ। बेसिकली जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो 450,000 हो रहा है, तो 450 ही बोलूंगा मैं, 1,000 को छोड़ दूंगा। 450 तो आपका निगेटिव हो गया एक तरह से। तो आप देखिए ये आपका हो गया 450, तो ये हो गया, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका जो इनफ्लो आ रहा है, कैश इनफ्लो अगले साल आ रहा है 300, तो ये डिस्काउंट करना पड़ेगा 15% पे। तो इसको जब डिस्काउंट करेंगे तो ये कितना आएगा? 300 इंटू इसका डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.15, ठीक है। तो इससे आप निकालेंगे 15% को, आप ऐसे ले लीजिए एक साल बाद, तो ये आपका कितना आएगा? इसको 261 आपका आ जाएगा ये है। तो दिस कम्स टू 261,
सिमिलरली जब आपका ये दूसरे साल पे आएगा तो ये आपका हो जाएगा 200 इंटू, ये 2 साल बाद आएगा तो ये आएगा आपका क्या आएगा 1.15 इंटू 1.15। ऐसे करके आप एसएफएम में भी निकालते होंगे, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 151, 151। सिमिलरली जब आप इस वाले को करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.15 डिवाइडेड, ये 1.15 और ये 1.15, 1 को उतनी बार डिवाइड करो जितने साल बाद ये आ रहा है, तो इसको करेंगे तो दिस कम्स टू 66 रुपीज, 66 है, 1000 ये साथ में चल रहा है सबके। तो इससे आपका ये आपका हो गया कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो को जोड़िए आप, तो कैश इनफ्लो जब जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, ये इनको जोड़िए आप, ये क्या आएगा, 1 मिनट के लिए मैं जोड़, तो ये जो आपका कैश इनफ्लो आया, वो कैश इनफ्लो मैं इसको जोड़ ही देता हूँ मैनुअली। 6 2 8 5 6 11 6 18 और 2 और 1 3 और 1 4, 488 आया। और आउटफ्लो कितना होता है 450। तो एनपीवी कितनी आ गई, एनपीवी आपकी आ गई कितनी 488 माइनस 450, तो दिस कम्स टू 28, राइट, दिस कम्स टू 28। 6 5 6 11 और 6 17, ये 7 आएगा, सॉरी ये 7 आएगा 478। तो एनपीवी कितनी आ गई 478, सॉरी 28, एनपीवी कितनी आ गई आपकी 28। ये तो आपका आया इनफ्लो, कैश इनफ्लो आया ये तो एनपीवी आ गई 28। तो पहले केस में आपकी एनपीवी कितनी आ रही थी, वो दी हुई थी उन्होंने डायरेक्टली, एनपीवी की उसकी आप वहां पे डायरेक्टली दी हुई थी। अच्छा, अब ये आईएआर कैसे निकालते हैं भाई, आईएआर पे क्या होता है, आईएआर पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे एनपीवी जो होती है ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे तो एनपीवी आपके पॉजिटिव है, तो इसको मैं फर्दर डिस्काउंट करूं कि एक हायर फैक्टर पे, तो अगर मैं इसको 20% पे डिस्काउंट करता हूँ आर्बिट्रली, तो कहाँ पे आएगा देखो, इसको 300 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.20, तो ये आपका, अगर मैं 20% पे डिस्काउंट इसको करता हूँ, यहाँ मैंने किया था ये 15% पे, ये मैंने किया था यहाँ 15% पे, तो इस इनफ्लो को मैं 20% पे डिस्काउंट अगर कर रहा हूँ तो ये मेरा कितना आएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 250, ठीक है, 300 इंटू 1.12। सिमिलरली इसको करूंगा तो 200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.12 डिवाइड 1.20, सॉरी 1.20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.20, तो इसको करूंगा तो ये कितना आएगा, इसको करिए आएगा 139। सिमिलरली अगर मैं इसको 100 वाले को करूंगा, 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.120 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.20, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, दिस कम्स टू 58। तो इस पे जब मैं ये सेम प्रोसेस करूंगा तो आपकी एनपीवी कितनी आ जाएगी, एनपीवी आ जाएगी आपकी, ये इनको जोड़ के और इसमें से इन जो इनफ्लो है इनको जोड़ के इसमें से अगर ये घटाएंगे आउटफ्लो आपकी, तो ये -3 आ रहा है, ठीक है। तो आपकी आईएआर जो है ऑलमोस्ट मतलब 20% तो नहीं, एग्जैक्टली 19 समथिंग है, ठीक है, 19 समथिंग है। तो आपकी अब देख लो आपके पास 2 डाटा आ गए। तो पहले में आपकी जो आपका जो कैश फ्लो था आपका, वो देख लो, इसमें इसके हिसाब से ये जो वो दिए हुए हैं स्टेटमेंट, उनको इवेलुएट कर लो। तो इसकी आईआईआर जो आ रही थी हिमालय की, वो कितनी आ रही थी 19 के करीब आ रही थी, ठीक है, और उसकी आईआईआर और वो सब पहले दिया हुआ है। तो आप देखो इसकी आईआईआर कितनी थी 18 है, तो हमारे वाले की जो आ रही थी, हमने जो निकाली थी हिमालय वाले की, वो आ रही थी 19 के करीब, 19.20 से थोड़ा सा कम आएगी रफली, या एग्जैक्टली कहूँ तो मतलब 20 के बड़ा क्लोज आएगी। तो पहली बात तो ये कि इसकी हिमालय वाले की आईआईआर ज्यादा है, ठीक है, और इसकी एनपीवी जो है 20,000 है, उसकी एनपीवी कितनी आ रही थी, कुछ कमी आ रही थी, वो 28-28 के आसपास आ रही थी, नॉर्मल डिस्काउंट फैक्टर 15% पे जब कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसका हिमालय वाले का जो है, हिमालय वाले का आईआईआर ज्यादा है और एल्पस वाले की क्या है, एनपीवी ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट देख लो आप, हिमालय वाले का क्या है, आईआईआर ज्यादा है, और एल्पस वाले की क्या है, एनपीवी ज्यादा है, ठीक है।
तो ये अगर आप करेंगे तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है भाई, इसमें आपका हो रहा है ये वाला देखो, इसमें लोअर एनपीवी है एल्पस की और हायर आईआईआर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही बैठेगा क्योंकि इसकी हायर एनपीवी है, एल्पस की बिल्कुल है, लेकिन हिमालय वाले की हायर आईआईआर है। तो ये इस तरह से सारे इवेल्युएट आपको करने पड़ेंगे कौन सा आपका जो है स्टेटमेंट ठीक हो रहा है। तो लोअर एनपीवी आपकी आ रही है एल्पस वाले की और हायर आईआईआर आ रहा है हिमालय का। ये हमें इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। इनको निकालने के बाद करना पड़ेगा इवेल्युएट इन चारों को। तो थोड़ा ये स्क्रीन पे समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है क्योंकि बड़ा लंबा सवाल है ये, है। तो मैं अब आगे लेके चलता हूँ आपको। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप इसको दोबारा समझ सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि इसको आपको इवेल्युएट करके और फिर बताना है कि ये इनमें से कौन सा चीज ठीक है, राइट। चलिए अब ये वाला 45 नंबर का सवाल करते हैं। नूलुक लिमिटेड यूजेज द जिट सिस्टम एंड बैक फ्लश अकाउंटिंग। बैक फ्लश अकाउंटिंग और जिट सिस्टम मैंने आपको बताया था जब मैंने पूरे सवाल किए हैं। इट डज नॉट यूज रॉ मटेरियल स्टॉक कंट्रोल ड्यूरिंग अकाउंट। क्या करता है अकाउंटिंग में, बैक फ्लश में क्या करता है, नॉर्मल अकाउंटिंग आप कैसे करते हो, नॉर्मल अकाउंटिंग ऐसे करते हो कि पहले आप यहाँ मटेरियल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, मटेरियल को फिर ट्रांसफर करते हो WIP में, WIP जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको ट्रांसफर करते हो आप फिनिश्ड गुड अकाउंट में, फिनिश्ड गुड अकाउंट को फिर ट्रांसफर करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। बैक फ्लश क्या करता है, ये तामझाम करता नहीं है, ये तीनों प्रोसेस एलिमिनेट कर देता है। वो कहता है जब आपका बिल्कुल रेडी हो जाता है तो फिर वो यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग करता है सारी चीजों की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही डायरेक्ट वो अकाउंटिंग करता है। तो ये तो होता है जिट सिस्टम और बैक फ्लश अकाउंटिंग वो यूज करता है। जिट क्या कहता है, जिट कहता है कि वो कोई इन्वेंट्री रखता नहीं है, जब जरूरत होती है तब इन्वेंट्री आती है। तो वो कह रहा है कि मई में इन्होंने 8000 यूनिट बनाई और बेच दी। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज 100 रुपीज, दिस इंक्लूड द मटेरियल का कॉस्ट 45 रुपए का। तो मई में उनका क्या हुआ, मई में आपका ये कन्वर्जन कॉस्ट आपने इनकर्ड की, तो डेबिट बैलेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बताना है आपको। तो डेबिट बैलेंस यहाँ क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो आपका देखो जो आपका ये यहाँ पे आ रहा था, जो यहाँ आपका ये आ रहा था आपका ये 8000 यूनिट आपने बेच दी, कितने में बेच दी, 8000 यूनिट, और इसकी कॉस्ट कितनी थी, सॉरी सेल प्राइस कितना था, 100 रुपए। तो कितने का बेचा होगा आपने, 8 लाख रुपए का। इसमें से आपका मटेरियल कॉस्ट कितना है, मटेरियल कॉस्ट आपका है 45, तो 45 इंटू 8000, ये मटेरियल कॉस्ट घटा दो, तो रिमेनिंग क्या होगी, कन्वर्जन कॉस्ट होगी, ना, रिमेनिंग कन्वर्जन कॉस्ट होगी। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इनको कैलकुलेट करिए, 45 इंटू 8 अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा, दिस कम्स टू 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। तो रिमेनिंग कन्वर्जन कॉस्ट जो होगी, जो अलोकेट होगी, मतलब होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली कितनी हुई है, 8 लाख माइनस 3,60,000। तो ये कितना आएगा, 8 लाख माइनस 3,60,000, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4,40,000, 4,40,000, ठीक है। तो 4,40,000 कॉस्ट इनकर्ड करनी थी आपको, आपने कॉस्ट इनकर्ड की कितनी है, कॉस्ट इनकर्ड की है 4,80,000, 4,80,000 की है आपने कॉस्ट इनकर्ड। तो आपने कॉस्ट इनकर्ड कितनी ज्यादा की है, कॉस्ट इनकर्ड की है आपने 40 लाख ज्यादा, सॉरी 40,000 ज्यादा, 40,000 ज्यादा आपने इनकर्ड की है, ठीक है। जब आपने 40,000 इनकर्ड ज्यादा की है तो आपका यहाँ डेबिट बैलेंस कितना बनेगा, ये आपने एक तरह से ओवर एब्जॉर्ब करा दिया। तो जब आप यहाँ आप करा रहे होंगे इसको रियल में, ये जो था ना ये स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया, तो यहाँ डेबिट बैलेंस कितना आएगा आपका, डेबिट बैलेंस आपका आ जाएगा इसमें जो आपने 8 लाख, तो ये आपका इसकी जो आपने सेल्ड वाले में आ जाएगा 8 लाख, और 40,000 की जो आपने एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की है या ओवर आपने इसको वो किया है, तो इसका आपका है 8,40,000 आपका डेबिट बैलेंस ये शो करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें 8,40,000 आपका ये शो करेगा, राइट। अच्छा आगे मैं चलता हूँ। 46 नंबर का जो सवाल है,
सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का इन्होंने प्रोबेबिलिटी डाली हुई है। ये सवाल ऑलरेडी मैं फर्स्ट क्लास में इस तरह का सिमिलर सवाल करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। बेसिकली ये कह रहा है कि कंपनी का एक मॉडल इन्होंने इवेलुएट किया है। प्रोबेबिलिटी मैंने समझाई थी बहुत अच्छे से। सेम सवाल ये पार्ट ए में मैंने कराया हुआ है। एग्जैक्टली फिगर कुछ अलग होंगी, अदरवाइज मैंने पार्ट ए में ये सवाल कराया हुआ है। तो मैं यहाँ उसको पूरी कॉन्सेप्ट को नहीं बताऊंगा, मैं इसको सवाल को सॉल्व करूंगा। तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दी हुई है सेलिंग प्राइस की और प्रोबेबिलिटी दी हुई है वेरिएबल कॉस्ट की। कह रहा है कंपनी प्रोड्यूस करेगी 4000 यूनिट इररेस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस कुछ भी हो। सेलिंग प्राइस कुछ भी हो, कंपनी 4000 यूनिट प्रोड्यूस करवाएगी। द सेलिंग प्राइस एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। द स्पेसिफिक कॉस्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट इज 20,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट 20,000 दी है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नेट प्रॉफिट जो प्रोड्यूस करेगा 1,20,000 से ज्यादा करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप बताओ कि आपको बेसिकली कंट्रीब्यूशन कितना चाहिएगा। आप ये देखो कि जब आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, 1,20,000 से ज्यादा चाहिए और फिक्स कॉस्ट आपकी 20,000 है, तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन आना चाहिए आपका कितना, एटलीस्ट 1,40,000 आना चाहिए या उससे ज्यादा आना चाहिए। भाई ये आपका या इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। आपका कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए, 1,40,000 का आना चाहिए। ठीक है, ओके। और आप 4,000 यूनिट कर पाओगे। 14,000 यूनिट नहीं 4,000 यूनिट आप कर पाओगे। ठीक है, तो आपका रियल में पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिनिमम कितना आना चाहिए, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 4,000। ठीक है, तो कितना कंट्रीब्यूशन, 35 रुपए या उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। 35 रुपए आए या उससे ज्यादा का आए। तो अब देखो, अगर मान लो सेलिंग प्राइस आपका 60 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है, तो क्या कंट्रीब्यूशन 35 रुपए से ज्यादा आएगा, नो। अगर सेलिंग प्राइस 60 रुपए है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट 45 रुपए है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, नो। 35 से ज्यादा आएगा, नहीं आएगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस 60 रुपए है और ये 60 रुपए, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। तो पहले अगर सेलिंग प्राइस आपका ये 60 रुपए है तो इसमें कोई भी ये काम नहीं करेगा, मतलब ये इसमें आपकी नहीं आएगा ये। अच्छा, अगर आपका ये 75 रुपए है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है, तो क्या आपका आएगा कंट्रीब्यूशन 35 से ज्यादा, बिल्कुल आएगा। आपका कितना आएगा, 35 ही आएगा एग्जैक्टली, नहीं 45 आएगा, 45 आएगा। ठीक है, 45 आएगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस 75 है और वेरिएबल कॉस्ट 35 है, तो कंट्रीब्यूशन 35 से ज्यादा आएगा, नहीं आएगा। आपका सेलिंग प्राइस 75 है और वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो क्या 35 से ज्यादा आएगा, नहीं आएगा। तो इस केस में 75 वाले में केवल ये कॉम्बिनेशन आपका काम कर सकता है, मतलब आपका ये काम कर सकता है। अच्छा, लास्ट वाले को इवेल्यूएट कीजिए। भाई आपका सेल प्राइस 90 है, तो 30 रुपए वेरिएबल कॉस्ट होने पे आपका 35 से ज्यादा आएगा, यस आएगा। 90-45 पे कंट्रीब्यूशन 35 से ज्यादा आएगा, आएगा। 90-60 पे आएगा, नहीं आएगा। तो 3 प्रोबेबिलिटी बन रही है, मतलब इसके साथ तो कोई नहीं बनेगा। 75 वाले सेलिंग प्राइस पे आपका जब वेरिएबल कॉस्ट आपका 30 होगा तो ये आएगा। 90 वाले में जब आपका वेरिएबल कॉस्ट 30 होगा, आएगा। 90 वाले में जब आपका वेरिएबल कॉस्ट 45 होगा तो आएगा। इन तीन सिचुएशन में आपका ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो इन 3 पे आप इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके निकलती है। तो पहले केस में आप देखो 75-30 की क्या प्रोबेबिलिटी है। 75 और 30 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25.25 नहीं सॉरी 0.45 और 0.25। तो पहले केस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.45 इंटू 0.25। ठीक है, दूसरे वाले की क्या है, 90 के साथ ये दो काम करेंगी, तो 0.3 इंटू 0.4, 0.3 इंटू 0.4। और तीसरे वाले की क्या है, 0.3 इंटू नहीं 90 वाले पे तो ये ऊपर दोनों वाली काम करेंगी ना, तो एक तो ये भी करेगी, 90 पे ये भी करेगी, ये भी करेगी। तो इसको यहां मैं लिख देता हूं 0.3, ये इसके साथ 0.3 और इसके साथ 0.25।
ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिए और इनको जोड़ दीजिए, आपस में सम कर लीजिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी होती है प्रायिकता, है मतलब पॉसिबिलिटी एक तरह से। तो इनको आप 0.45 इंटू 0.25 इसको सम कीजिए, पॉइंट ये सब निकालेंगे तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये आएगा 0.1125, ये आपका आएगा 0.0750 और ये आपका कितना आएगा 0.1200। तो इनको सम करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.3075। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 30, ये वाली, ये डी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है इस तरह से। और सिमिलर सवाल एक फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से करते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है। तो यहाँ आपको हर इंडिविजुअल प्राइस के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखनी है कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पे आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, 47 नंबर लेता हूं। इन कैलकुलेटिंग द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये आपको बताना है। बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग में तो सारी उसके कॉन्सेप्ट जनरेशन से उसका मार्केट सर्वे, आपका जो है फिजिबिलिटी, टेक्निकल एनालिसिस, R&D, प्रोडक्ट की जितनी भी कॉस्ट है सब होती हैं। तो प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट डिजाइन बिल्कुल, प्रीलिमिनरी डिटेल डिजाइन बिल्कुल, टेस्टिंग कॉस्ट बिल्कुल, प्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बिल्कुल, सब कुछ जोड़ते हैं। तो ऑल ऑफ दो वो इज द आंसर। तो मेरा जो सबसे पहली क्लास है आपकी लाइफ टाइम साइकिलिंग की, उसमें मैंने बहुत डिटेल से एग्जांपल के साथ बताई है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इस केस में। 48 नंबर के सवाल पे चलते हैं। A Limited developing a new product makes the model of testing and goes for regular production. A Limited ने एक मॉडल टेस्ट किया इसमें, ठीक है, और ये प्रोडक्शन के लिए चले गए, राइट, ओके। From the past experience of similar model, it is known that 90% of the learning curve applies. तो learning curve के तो 3-4 सवाल मैं करा ही चुका हूँ। If the time taken on model is 300 hours, what will the total time taken to थर्ड टू फोर्थ के लिए क्या चाहिए? तो थर्ड टू फोर्थ के लिए आपको निकालना पड़ेगा जो आपने 5 टू वो वाले निकाला था ना, पहला सवाल अभी एक किया था। तो मैं इसको थोड़ा तेजी से करूंगा सवाल को। भाई अब पहली यूनिट अगर बनाते हैं, फर्स्ट यूनिट के लिए आपको कितना घंटा लगता है? एक यूनिट बनाने में 300 लगता है। तो जब डबल करेंगे 2 यूनिट बनाने में आपको कितना लगेगा? 9% के लर्निंग कर्व है। तो ये आपका टोटल अगर कम्युलेटिवली देखोगे तो ये लगेगा 0.9 into 2 into 300. तो दिस विल कम टू दिस 540, राइट, 540। और ये कितना आएगा? 300 आएगा, ही आएगा। और जब इसको आप 4 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 0.9 into 0.9 into 2 into 2 into 300। जितनी बार 2 into 2 करेंगे उतनी बार ये लगाएंगे, तो ये आपका आएगा कम्युलेटिवली 972। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? 3 to 4th, 3 से 4th तक का, यानी कि 1 2 3 4th। तो 3 to 4th वाला चाहिए, तो इसमें से 1 2 वाले माइनस कर दो। तो 1 2 वाले तक का यहाँ तक हमने निकाल रखा है कम्युलेटिव टाइम, और ये इसका ये है। तो आप क्या करो, 972 माइनस 540। ठीक है, तो इससे आपका कितना आ गया? ये कितना आ गया आपका? 432, 432। तो 432 इज योर आंसर। लर्निंग कर का एक सवाल मैं 2 सवाल पहले करा चुका हूँ ऑलरेडी। 49 पे चलते हैं। ए पर्टिकुलर जॉब रिक्वायर 800 kg ऑफ मटेरियल पी ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल इज करंटली अवेलेबल इन द स्टॉक। इनके स्टॉक में अवेलेबल है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पी वाज 300 बट द रीसेल वैल्यू ऑफ द मटेरियल हैज बीन डिटरमाइंड एज 200। इफ द करंट रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल इज 0.8 पर kg, द रिलेवेंट कॉस्ट मटेरियल की कितनी होगी? तो आप देखिए, ये रिलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड सवाल है। आपको कितना मटेरियल चाहिए? 800 kg मटेरियल चाहिए। आपके पास जो है 500 kg मटेरियल है, तो 500 kg मटेरियल जो अवेलेबल है उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 300 रुपए है। लेकिन ये क्या है, आप इसको क्या करेंगे? रीसेल करेंगे तो कितने मिलेंगे? 200 रुपए मिलेंगे इसके। इसका रियल प्राइस 300 रुपए है।
500 यूनिट का। आपको कितना चाहिए? 800 यूनिट। आपको कितना चाहिए? 800 केजी चाहिए, बेसिकली 800 केजी चाहिए, ठीक है। और 500 यूनिट है, जिसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 300 रुपए है, लेकिन अब इसको बेचेंगे तो ये 200 रुपए में बिकेगा। तो ये मटेरियल कहीं यूज, हम ये मान लेते हैं, इसमें एजम्पशन ये है कहीं यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें अब इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो इस केस में ये मान लिया, एजम्पशन ये है इस सवाल में, हालांकि दी नहीं है क्योंकि इसका रेगुलर यूज होता नहीं है मटेरियल का, तो इसको स्क्रैप वैल्यू पे आप ले जाइए, ठीक है। तो 500 यूनिट को, 500 केजी को तो आप स्क्रैप वैल्यू पे रिलेवेंट कर देंगे, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि ये मटेरियल, इसमें कहीं इंफॉर्मेशन ऐसी दी नहीं हुई है कि ये मटेरियल रेगुलरली यूज होता है। दैट्स वी अज्यूमिंग दैट मटेरियल इज बीइंग, वी हैव नो ऑप्शन अदर देन टू सेल इन द स्क्रैप, क्योंकि ये वैल्यू तो किसी काम की है नहीं किताब में लिखी हुई। तो 500 यूनिट के लिए या 500 केजी के लिए तो इसका प्राइस हो जाएगा 200 रुपए, रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, और रिमेनिंग 300 जो है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, जिसपे आपको 80 रुपए, सॉरी 0.80 रुपए या 80 पैसे आपका कॉस्ट आएगी। तो ये आपकी कॉस्ट आएगी 240 रुपए। तो रिलेवेंट कॉस्ट फॉर 800 केजी मटेरियल जो स्पेशल ऑर्डर में लगेगा वो कितनी रहेगी? इनको जोड़ दीजिए, 440 रुपए आ जाएगी, ठीक है। ये 200 रुपए में क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सवाल में कहीं दिया नहीं है कि ये रेगुलर यूज होता है या नहीं होता है, इसलिए इसमें एक इम्प्लाइड एजम्पशन है कि ये रेगुलर यूज नहीं होता, तो वी हैव नो ऑप्शन अदर देन टू सेल इन द स्क्रैप, ठीक है, या रीसेल में जब भी करना है आपको। अच्छा, तो ये 440 आपका बी करेक्ट हो जाता है। अब मैं 50 नंबर का सवाल ले लेता हूँ। ए कंपनी हैज 2000 यूनिट ऑफ एन ऑब्सोलीट आइटम। एक आइटम कभी किसी कंपनी के पास था जिसकी उसके पास कितनी थी? 2000 यूनिट थी, है, लेकिन वो आइटम क्या है? ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया, खराब हो गया। मतलब वो ऑब्सोलीट का मतलब वो अब चलन में नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी मान लो चेंज हो गई, कुछ भी कारण हुआ, वो अब बिकता नहीं है, या वो उसका कोई यूज नहीं है। विच आर कैरीड एट द इन्वेंट्री परचेज प्राइस 30,000 रुपए था। ये जो 2000 जो ये आपकी यूनिट थी, ये कितने रुपए की ली थी हमने? किताब में कितने रुपए की लिखी हुई है? 30,000 रुपए की। इफ दीज आर आइटम आर रिवर्क्ड फॉर 10,000 दे कैन बी सोल्ड फॉर 18,000 रुपए। अगर इस आइटम को रिवर्क कर लिया जाए तो 10,000 रुपए लगा देंगे तो हमें कितने का ये आपका बिक जाएगा? 18,000 का बिक जाएगा। अल्टरनेटिवली दे कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप इन 2000, ठीक है। तो स्क्रैप में वो कितने का बेच सकते हैं? 3,000 रुपए का बेच सकते हैं, जिसके लिए कुछ भी नहीं करना, जाओ और बाजार में बेच दो। इन ए डिसीजन मेकिंग मॉडल टू एनालाइज द रिवर्किंग प्रपोजल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? तो भाई देखो, इसमें आपको फिर रिलेवेंट कॉस्ट की बात है, तो आपको किसको इवेलुएट करना है? रिवर्किंग प्रपोजल को। तो रिवर्किंग से आपका क्या होता है? रिवर्किंग में आप क्या कर पाते हैं? 18,000 रुपए का बेच पाते हैं इसको, और आपको कॉस्ट इनकर्ड कितनी करनी पड़ती है इसमें? कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है आपको इसमें 10,000, ठीक है। तो आपको फ्लो कितनी मिल रही है? 8,000 की फ्लो मिल रही है, 8,000 की फ्लो मिल रही है इस केस में। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको सेल कर दो, इसको सेल कर दो स्क्रैप में, SCRAP, स्क्रैप में करो तो कितना मिलेगा? 3,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो कह रहा है इसको इवेल्युएट करना है, तो कह रहा है ये जो आपकी रिलेवेंट कॉस्ट हो गई। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है आपकी? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर ये नहीं करेंगे तो ये जो बेस्ट अल्टरनेटिव आपके पास दूसरा क्या है? तो आपका 3,000 रुपए जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी इसकी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बुक वाली वैल्यू इस केस में कोई रिलेवेंट नहीं रखती है, केवल आपके पास एक अल्टरनेटिव है कि आप इसको रिवर्क करो, और दूसरा अल्टरनेटिव है इसको स्क्रैप में बेचो। तो इस अल्टरनेटिव को इवेल्युएट जब करेंगे तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम निकालेंगे जो इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है। जैसे मैं अपने एग्जांपल में आपको पहले भी बताया था कि जैसे आपके पास 1,000 रुपए हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक तरीका है आप बैंक की FD में कर दें, और दूसरा तरीका है आप जाके म्यूचुअल फंड खरीदें मान लो। तो FD में यूजुअली अभी 6% का इंटरेस्ट मिलता है, म्यूचुअल फंड वाला बोलता है कि मैं 12% दूंगा जी, मतलब एवरेज आता है, दूंगा नहीं, एक्सपेक्टेड रहता है, ये तो फिक्स होता नहीं है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव 6%, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 50 नंबर तक सवाल मैंने करा दिए। अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें लूंगा क्योंकि क्लास की लेंथ काफी बढ़ जा रही है,
तो अभी मैं शॉर्टली एक नई क्लास आपको, इसको नेक्स्ट 2 पार्ट में आपको इसको खत्म कर देंगे, 20-25 करके इसको। तो प्रोबेबली इन 2 मोर पार्ट आई विल फिनिश दिस with the good explanation. तो with this I thanks you, thanks for watching and मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। आप रटना बंद कर दें। रटने से आपके कई नुकसान हैं। रटने से क्या होता है कि दिमाग पे बहुत लोड पड़ता है और आप वो चीज नहीं कर पाते जो आप कर सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी जो थिंकिंग है वो बड़ी नैरो हो जाती है रटने से। तो रटिए मत, समझिए हमेशा, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। तो विद दिस I end it. Thank you very much.